हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं खुद के साथ डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर मैं आपको कोई टीचिंग नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा जो सबसे ख़राब पर्सपेक्टिव, सबसे ख़राब थॉट था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे ख़राब चीज़ था। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है, हम लोग बेसिक ऑफ इकोनॉमी कर लिए थे, आज को डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस करने वाले थे। तो प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी इज़ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, since resources like money, raw materials, labor and time are finite, an economy cannot produce everything it desire। जैसे कि दोस्त, अगर तुम डिज़ायर करते हो कि आज तुम पूरा ज्योमेट्री को ख़त्म कर लोगे, क्या तुम ख़त्म कर सकते हो? नहीं ख़त्म कर सकते हो। 70 क्लास है, तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, समझ रहे हो ना। अगर कोई चाहता है कि मैं बहुत बड़ा एकदम बिल्डिंग बना लूँ, बना पाएगा एक दिन में? बिकॉज रॉ मटेरियल्स की कमी है, मनी की कमी है, लेबर की कमी है, टाइम फिनाइट है। क्या है, यहाँ पर लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज है, और लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज है, स्कार्सिटी है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। अगर हर कुछ बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पेन रहता है, क्या तुम पेन खरीदने के लिए मार्केट जाते? मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा फ़ोन रहता है, क्या तुम फ़ोन लेने के लिए मार्केट जाते? नहीं ना। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है इसीलिए होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मनी का, रॉ मटेरियल का, लेबर का और टाइम का क्या है, कमी है, स्कार्सिटी है। When resources in an economy are limited, they can be used in different ways to produce various goods and services. Depending on how these resources are used, different combination of good and service can be created। जैसे कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, उस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स काम करता है। लिखा हुआ है, व्हेन रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर लिमिटेड, दे कैन बी यूज डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस वेरियस गुड एंड सर्विस डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस रिसोर्सेज आर यूज। जैसे कि आयरन है, लोहा है। लोहा क्या है, बिल्कुल स्कार्सिटी मात्रा में है। तो लोहा का किस तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे मार्केट में, जैसे कि घर का ग्रिल बनाया जा रहा है, आप वहाँ देखोगे छड़ छड़ है, उस प्रकार से आप देखोगे तो इसमें लोहा का शायद यूज़ हुआ होगा। तो किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विस दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड करंट टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, हमारे पास जो मतलब द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विस दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड करंट टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज है या जो करंट टेक्नोलॉजी है, उस प्रकार से हम कितना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल पाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपके पास 24 घंटा है, अब 24 घंटा में किस प्रकार से अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में भी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप उस रिसोर्सेज से कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज़ ए ग्राफ दैट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड और सर्विस दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। जब पूरा जो आपका रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ है, आपके पास यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। जैसे कि इफ़ ये पर्सन है 6,000 रुपया एंड दे हैव टू बाइंग ऑप्शन, 6 पेयर ऑफ शूज़ फॉर 6,000 and 6 pair of jeans for 6,000. Spending the entire amount on one product means buying 6 pair of shoes with no money left for jeans or buying 6 pair of jeans with no money left for shoes। जैसे कि पापा ने मुझको 1,000 रुपया भेजा, ठीक है। 1,000 रुपया मैंने अपना कपड़ा लेने में ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास कोई मनी नहीं बचा हुआ है किताब खरीदने का, लाइब्रेरी में देने का। तो यहाँ पर क्या है, आप एक जगह ख़त्म करते हो तो आपको दूसरा जगह दो, अब दूसरा चीज़ को खोते हो, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो इफ़ दे वांट मोर शूज दे मस्ट गिव अप सम जीन्स एंड वाइज वर्सा। दिस ऑल्सो इलिस्ट्रेट इनवर्स रिलेशनशिप, मीन्स दैट एज वी स्पेंड मोर मनी वन प्रोडक्ट वी हैव लेस मनी अवेलेबल फॉर द अदर प्रोडक्ट ड्यू टू लिमिटेशन वन बजट। वाओ। नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कॉनकेव एट ओरिजिन, इट इज सीन इन केस ऑफ रिलेशनशिप। वन द कर्व, अगर आपका पूरा कर्व के ऊपर है तो आप
जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका फुल यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर डाउन अंडर द कर्व है तो आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। अगर ओवर द कर्व है तो यहाँ पर नॉट अचीवेबल है, उसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। अगर वो मान लो बियॉन्ड कोई मतलब कोई चीज़ जो कि आपसे बियॉन्ड है तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप देखते हैं क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ व्हाट यू गिव अप व्हेन यू चूज वन थिंग ओवर अनदर। जैसे कि आप एक चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए आप दूसरा चीज़ का जो त्याग करते हो। जैसे कि मैं क्लोथ चाहता हूँ, क्लोथ मैंने ले लिया, लेकिन क्लोथ के बदले मैंने लाइब्रेरी का फीस नहीं दिया, तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं वहाँ पर दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। If a person has 6,000 and can buy either a pair of shoes or a pair of shoes, uh, choosing the jeans means they miss out on getting the shoes. The shoes are the opportunity cost. जैसे कि आपके पास 5 रुपया है, आप 5 रुपये में कुरकुरे खा लिए, लेकिन आप पेन भी लेना चाहते थे, तो पेन आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री गुड्स क्या होता है दोस्त? देखो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हम दोनों एक डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा कोई अल्टर ईगो है। Free goods, they are the type of goods that have no opportunity cost as they are readily available in nature and not scarcity. Meaning there is no need to sacrifice the production of another good to obtain them. Example, air and sunlight. देखो, अगर हम यहाँ पर जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? सुबह को जो मेरे फेस पर सनराइज पड़ेगा उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं ना, वो फ्री गुड्स है। क्या है? वो फ्री गुड्स है, इसमें मुझको कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलो अब दोस्त यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट ये पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ये गुड और सर्विस। जैसे कि हम लोग यूटिलिटी, इस पेन में कैसा यूटिलिटी है, मतलब कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम इस फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो मेरे को कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम खाना खा रहे हैं तो हमको कैसा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या उसका यूटिलिटी है। और यूटिलिटी समय के साथ घटते जाता है। ठीक है, इफ़ यू ईट ये मील व्हेन यू आर हंग्री, द इन्जॉयमेंट एंड रिलीफ यू फील इज़ द यूटिलिटी यू रिसीव फ्रॉम दैट मील। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो कार्डिनल यूटिलिटी होता है बेनिफिट गेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। कार्डिनल है, कार को आप कैसे गिनते हो? 1 2 3 4। ठीक है, इट इज़ ए क्वांटिटिव अप्रोच। 1 2 3 क्या हो गया? एक क्वांटिटिव अप्रोच है और ये लेस रियलिस्टिक होता है। अब देखता हूँ मैं ऑर्डिनल। तो बेनिफिट गेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज दैट आर नॉट मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं गिन सकते हो। इट इज़ क्वालिटिव अप्रोच, ये क्वालिटिव अप्रोच होता है और ये आपका मोर रियलिस्टिक होता है। अब थोड़ा सा मैं कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कार्डिनल में जैसे कि हम दोनों, जैसे कि ये मेरा अल्टर ईगो है और मैं हूँ। ये चोकोबार खा रहा है, मैं चोकोबार खा रहा हूँ 10-10 रुपया वाला, और मैंने पूछा कि आप इस चोकोबार को कितना रैंक देना चाहोगे। ये अल्टर ईगो बोलता है मैं 8 दूंगा और मैं बोलता हूँ मैं 6 दूंगा। तो कितना अनरियलिस्टिक है। लेकिन यही अगर हम बोलूँ कि तुम चोकोबार खा रहे हो और मैं खा रहा हूँ वैनिला खा रहा हूँ, कोई है, ठीक है ना, तो बोले कौन सा बेटर है। तो यहाँ पर कैसा स्पेसिफिक हो रहा है कि यहाँ पर चोकोबार बेटर है और ये ख़राब है, तो ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी हो जाता है। कितना मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त आपको। अच्छा अब बात करता हूँ मैं कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो अगर मैं कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करता हूँ, ये कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। मतलब सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन और सेम लेवल का हैप्पीनेस देता है। एट पॉइंट ये वी हैव 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग and we have 2 unit of food, 2 unit of food and 6 unit of clothing. Both the point make one equally happy, so they lie on the same indifference curve. समझ रहे हो ना दोस्त? तो कभी कभी होता है सेम इंडिफरेंस कर्व में। अच्छा देखता हूँ क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट ये कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ
कम्युनिटी और सर्विस। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी मार्जिनल एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट ए कंज्यूमर ड्राइव्ड फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल डिराइव्ड फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। जैसे कि मैंने फ़ोन ख़रीदा, यहाँ से मेरे को तो यूटिलिटी मिल गया, लेकिन फ़ोन के साथ मैंने एक हेडफोन भी खरीद लिया, तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखता है यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि आप गोलगप्पा खाते हो, आप जो पहला गोलगप्पा खाते हो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे बढ़िया होता है, आप उसको 10 रैंक दोगे। दूसरा खाओगे बोलेगा पहले जैसा मज़ा नहीं आया, फिर तीसरा खाओगे बोलेगा उतना बेटर नहीं, चौथा बट बेकार है। तो क्या हो रहा है, आपका जो यूटिलिटी है वो घट रहा है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट ये पर्सन कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ गुड द एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम इस एक्स्ट्रा यूनिट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब तुम पहला गोलगप्पा खाते हो तो तुम जो आनंद की प्राप्ति होती है वो दूसरे गोलगप्पे में नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होता है। समझ रहे हो ना, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो घटते जाता है। तो दोस्त, मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊँ या आगे बढ़ जाऊँ? आगे पढ़ाता हूँ, डिमांड भी पढ़ाता हूँ। क्या होता है डिमांड? तो द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप डिमांड किसको करते हो? आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि हाँ मुझको फैटमैन वॉल्यूम 2 चाहिए, और आपके पास जेब में 500 रुपया होना चाहिए, तभी आप डिमांड कर सकते हो। आपको कोई इच्छा ही नहीं है फैटमैन खरीदने का, आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, तो आप डिमांड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है अदर फैक्टर रिमेन कंस्टेंट, इनकम वगैरह। अब उसके बाद देखता हूँ डिमांड कर्व। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज पीपल टेंड टू बाय लेस ऑफ इट, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीज people usually buy more of it. However, this is not always true. This is true only अंडर गिवन कंडीशन। जैसे कि दोस्त, अभी हाल फिलहाल में ही एक डायरी इतना मोटा, उसका दाम 85 रुपया हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस कम हुआ उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, एक दिन में ही पूरा माल ख़त्म हो गया। लेकिन जो 85 रुपया से दूसरा दिन उसको 120 रुपया कर दिया, क्या हुआ, उसका डिमांड फिर से ड्रेस्टिकली नीचे हो गया। लेकिन कुछ आपका है जहाँ पर वहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई का रूल काम करना बंद कर देता है। व्हेन इनकम इज़ कंस्ट। अच्छा, हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज़ ट्रू ओनली अगर आपका इनकम कांस्टेंट है, अगर आप व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज़ कांस्टेंट, हर गुड्स का मतलब जो है वो कांस्टेंट है। व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपके पास 200 रुपया ही है, ठीक है, और हर कॉपी का दाम वही 100-150 रुपया है, ठीक है, और आपको कॉपी ही चाहिए, प्रेफरेंस में आपको चेंज नहीं करना है, तब क्यों नहीं लोगे? आपका देखो प्राइस आपका कांस्टेंट है, आपको कम दाम में सही माल मिल रहा है, ठीक है ना, और फिर आपको कॉपी ही चाहिए तो ले लीजिए आप। इस प्रकार से काम करता है। मोमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या क्या होता है? मोमेंट इन डिमांड कर्व हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस में चेंज होता है तो आपका डिमांड कर्व में चेंज होना ही है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑकर्स व्हेन फैक्टर अदर देन प्राइस चेंजेस सच एज इनकम, कंज्यूमर प्रेफरेंस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज। अच्छा, देखता हूँ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे कि टी और कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, ठीक है ना, कैंपा और स्प्राइट, सैमसंग और रेडमी, आईफोन और क्या बोल दोगा, आईफोन को कौन रिप्लेस कर सकता है, वन प्लस, इस प्रकार से। तो दे रेफर टू दोज गुड विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट। दे हैव ए कम्पिटिटिव डिमांड। प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटिव डिमांड फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट। टी और कॉफ़ी हो गया, कोक एंड पेप्सी हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखता हूँ। They refer to those goods which are used together to satisfy a particular want. They have a joint demand. Price of one complementary good has a negative relationship with the quantity demand for another complementary good. जैसे कि टी और शुगर हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया। Shift when the curve can occur in rightward or leftward position. Curve shift to the rightward occurs when demand increases, ठीक है। Curve shift to the leftward when demand decreases. अब देखता हूँ क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल विच स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि किसी चीज़ का अगर प्राइस घटता है तो ज़्यादा डिमांड करेगा, और जैसे प्राइस बढ़ता है तो उसका कम डिमांड करेगा।
अब देखता हूँ मैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे गिफिन गुड्स के बारे में। देखो दोस्तों, गिफिन गुड्स क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स, नॉन लग्जरियस गुड्स वेयर डिमांड में इंक्रीज व्हेन प्राइसेस राइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेटर अल्टरनेटिव्स, लिमिटेड परचेसिंग पावर। जैसे कि वीट, जैसे कि दोस्त अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया था, मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था, तब पर भी मैंने उसको खरीदा। आलू का दाम बढ़ जाएगा, चावल का दाम बढ़ जाएगा, वीट का दाम बढ़ जाएगा, तब पर भी हम उतने सामान खरीदेंगे। सामान खरीदने में कोई भी चीज़ कमी नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है और हमको उसको डेली यूज़ करना है। लेकिन क्या हो जाए, अगर फेस वॉश का दाम बढ़ जाए तो वो गिफिन गुड्स में नहीं आएगा, बिकॉज फेस वॉश का दाम बढ़ जाता है तो मेरे लिए उतना नेसेसरी नहीं है, हम साबुन भी लगा लेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है गिफिन गुड्स। वर्बलन गुड्स क्या होता है? वर्बलन गुड्स आर लग्जरी गुड्स दैट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा। आप आईफोन का प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, मर्सिडीज का दाम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ये दिखाता है आपका क्या होता है लाइफ, क्या होता है ऑरा, क्या होता है पर्सनैलिटी, समझ रहे हो ना। तो vibrant goods are luxury goods that have a direct relationship between price and demand. This means that the demand of vibrant goods increase as their prices increase, which is opposite to the law of demand. आईफोन हो गया, मर्सिडीज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। इन्फीरियर गुड्स आर प्रोडक्शन whose demand decreases when consumer income rises and demand increases when income falls as people switch to। देखो मेरे दोस्त, तुम अभी कमा रहे हो 10,000 रुपया, ठीक है, तुम्हारा जॉब लग जाता है, अब तुम कमा रहे हो 50,000 रुपया। 10,000 रुपये में तुम पे लगाते थे लक्स लाइबो का साबुन, लेकिन 50,000 कमा रहे हो, अब तुम लगा रहे हो पियर्स, अब लगा रहे हो तुम डब, अब तुम लगा रहे हो एकदम ब्रांडेड शॉप। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेट आपका जो आप करप्शन कर देते हो, जहाँ काम करते हो आपको सरकार वहाँ से निकाल देता है। अब फिर जब जॉब करने जाते हो आपको मार्केट में 10,000 रुपया देता है, फिर क्या करते हो आप? कंज्यूमर जो पीएस लगाते थे, जो डब लगाते थे, जो आप लग्जरी साबुन लगाते थे, आप फिर कहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे? फिर से आप कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? जहाँ पहले थे। तो ये रिलेशनशिप होता है दोस्त। तो मैं दोस्त कोशिश करता हूँ कि आप समझ पा गए होगे क्या क्या है, और कुछ सप्लाई मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे लिए। सप्लाई कल पढ़ा दूँगा। सप्लाई में क्या है? सप्लाई कर्व है, जब इक्विलिब्रियम में रहता है, प्राइस इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, और मार्जिनल प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम है। ये जो कुछ भी है दोस्त मैं आपको कल कवर करवा दूंगा, और आशा करता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर, क्वार्टररी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक्सलरी ट्रेड्स, ये सबको पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पूरा कवर करने वाले हैं? बेसिक ऑफ इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बजट एंड टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पॉवर्टी, 5 ईयर प्लान एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, आपको हम कंप्लीट करा कर देने वाले हैं। यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला है कि मैं कोई भी चीज़ स्किप करने वाला हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं आपको पूरा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स सही से समझाऊंगा, मैंने समझाया। मैंने वादा किया था कि मैं वादा किया हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा कर देने वाला हूँ, तो दूंगा बिल्कुल हर एक चीज़ को विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। लेकिन जो कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, इकोनॉमिक्स वगैरह। लेकिन मैं आपको ना पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ये जो आपका है ज्योग्राफी है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्ट्रैटेजी के, और मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगा दोस्त आप लोगों के लिए। आप आशा मतलब मुझ पर भरोसा करोगे दोस्त, आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम में जाओ, आप 40 आउट ऑफ 50 जरूर लाओगे, समझ रहे हो ना। मैं आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करके देने वाला हूँ जीके एंड जीएस।
गुड नाइट।